नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय अध्यापक। कल मैंने विराम चिन्ह भाग 4 के बारे में जानकारी दिया था, भाग 5 के बारे में, और आज उसके अगला भाग यानी कि कल हमने आपको निर्देशक चिन्ह तक पढ़ाए थे। अब आज जो है निर्देशक चिन्ह के आगे बताएंगे। ठीक है, इस भाग में आपको इससे अधिक जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं बोर्ड पर और निर्देशक चिन्ह के बाद अगला चिन्ह की तरफ ध्यान दीजिए। लाघव चिन्ह, लाघव, लाघव चिन्ह। पहले इसका चिन्ह बना देते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसका चिन्ह होता है। ठीक है, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, जब किसी भी शब्द को संक्षिप्त छोटे रूप में लिखना होता है। जब किसी भी शब्द को संक्षिप्त में लिखना होता है तो उस शब्द का पहला या पहला दूसरा अक्षर लिखकर इस चिन्ह को लगा देते हैं। इस चिन्ह को लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जब किसी भी शब्द को संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में, पूरा ना लिखना पड़े, छोटा ही लिख दें, छोटे रूप में लिखना होता है तो शब्द का पहला या पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर लिखकर इस चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे एक तरफ से आप लोग ध्यान दोगे तो यहां देखिए उदाहरण लिखा है, हमने उदाहरण लिखा है लेकिन केवल 2 अक्षर लिख दिया, उदा, अब चिन्ह लगा दिया। तब कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा गया है, उदाहरण लिखा गया है। ठीक है, और अन्य उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, जैसे मान लीजिए ईस्वी, जैसे मान लीजिए पंडित, है ना। अब मान लीजिए जैसे प्रोफेसर कहिए चाहे प्रोपराइटर कहिए, प्रोफेसर या प्रोपराइटर। प्रोड्यूसर, अगर ये कह सकते हैं सिनेमा जगत में तो इसका मतलब प्रोड्यूसर होता है। ठीक,
अब जैसे मान लीजिए आपका पंडित ईस्वी, चलिए आदि इत्यादि कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में, तो इसका बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल होता है। जैसे ये चीज, ये देखिए ना, बी टेक, ठीक है, तो यही चीज तो है, यही चीज तो है, बी टेक, ठीक है, वही चीज लिखा गया है। मतलब पूरा न लिखना पड़े, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा। क्या हो सकता है, पहला और दूसरा दोनों लगा दे, जैसे यहां लगा हुआ है। उदाहरण बाकी अन्य। ध्यान दीजिएगा, लाघव चिन्ह के बाद है अगला पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। चिन्ह ध्यान से देख लेना, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इस चिन्ह को कुछ ऐसे बनाते हैं। जब एक ही शब्द या वाक्य को बार बार लिखना होता है, जब एक ही शब्द को या वाक्य को बार बार लिखना होता है, तो समय बचाने के लिए, समय बचाने के लिए उस शब्द को न लिखकर उसके नीचे इस चिन्ह को बना देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या आ गया? देखिए, जब एक ही शब्द या वाक्य बार बार लिखना होता है, बार बार लिखना होता है, तो समय बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए हम उस शब्द को न लिखकर उस शब्द के नीचे इस चिन्ह को बना देते हैं। जैसे याद करिए, कभी आप लोग किसी निमंत्रण में गए, वहां आपको ये दे दिया गया कि चलिए आप न्योता लिखिए, निमंत्रण लिखिए सब लोगों का, तो वहां एक ही डेस्टिनेशन के, एक ही पते के 10 लोग आते हैं। वहां आप अकेले हो, एक साथ 10 लोग आ गए, तो क्या सबका पता आप लिखते हो? क्या सबका पता लिखते हो, या एक पता है उसके नीचे वो चिन्ह बनाते चले गए, सबका हो गया? समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ यही लिखा है, मतलब यही होता है। तो वही चीज यहाँ है, उसी चीज को यहाँ पर आपको समझना है कि हम वहां क्यों लगाए, अब आगे भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्यों करेंगे, बस ये बात है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए, एक वाक्य क्या कहता है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य में सवाल भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब यहां ये लिखा गया, सुमित्रा नंदन पंत भी, देखिए, छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, आया समझ में? हमें यही लिखना था, पहला वाक्य कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी युग के कवि हैं, यही लिखना था हमको। हमने क्या किया, समय बचाया, इस शब्द को न लिख करके इसके नीचे ये चिन्ह लगा दिया। अब जो भी देखेगा, जो भी पढ़ेगा, तुरंत वो समझ जाएगा कि इसका मतलब यही होता है, छायावादी ही होगा। यानी कि जिस शब्द के नीचे ये चिन्ह लग जाते हैं वही बन जाते हैं, उसी शब्द को मान लिया जाता है कि यही यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले चिन्ह के तरफ। अगला आता है आपका, ये देखिए, परिरति सूचक चिन्ह, परिरति सूचक चिन्ह यानी कि कुछ इस तरह से बनाया जाता है। परिरति सूचक चिन्ह यानी कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का विकास, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का विकास दिखाना होता है, तब इस चिन्ह को लगाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का विकास दिखाना होता है तो इस चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम ये कहते हैं, यहाँ ये लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बंदर। ठीक है, उदाहरण यहाँ ये देख लो, उदाहरण में बंदर। ठीक, बंदर का विकास क्रम हुआ
तो अब वही बंदर खड़ा होकर चलने लगे, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वन मानुष। ठीक है, बंदर थे पहले और उनका विकास हुआ, धीरे धीरे वन मानुष में बदल गए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, वन मानुष को ही आप कह सकते हैं आदि मानव। वन मानुष को ही आप कह सकते हैं आदि मानव। अब ध्यान दीजिए, वही वन मानुष क्या करते थे? वन मानुष जंगल में इधर उधर घुमा करते थे, तो उनको वन मानुष कहा गया था। उनकी पूंछ नहीं होती है, ठीक है, लगभग मनुष्य जैसे संरचना के होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां ये कह सकते हैं प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव, अब ये कैसे थे? ये समूह बनाकर रहते थे, दिन भर इधर उधर घूमते थे और फिर उसी जगह पर जा करके रात में चले आते थे। प्रारंभिक मानव का काम ये था, दिन भर समूह में रहते थे, पहली बात है। दूसरी बात है, दिन भर इधर उधर घूमते थे, अपने भोजन का अन्वेषण करते थे, खोज करते थे और फिर शाम होते होते वहां पर लौट आते थे। जैसे आजकल हम लोग घर से जाते हैं, दिन भर इधर उधर अपना काम धाम जो भी करना होता है करते हैं, और फिर शाम को अपने घर पर वापस लौट। आज की ही तरह आरंभिक मानव ऐसा करते थे, लेकिन हाँ, इतनी सुविधाएं उनके पास नहीं थी। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद आरंभिक मानव के बाद अगला विकास हुआ आपका, इसमें अगला धीरे 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 यही क्रम बढ़ता चला गया, यही क्रम बढ़ता चला गया और आज का मानव बन गया। आज का आधुनिक मानव, यानी आज का मानव। मतलब अगर ये श्रृंखला किसी को दिखाया जाए, ये श्रृंखला अगर कोई देखे या पढ़े, तो उसको यही समझ में आएगा कि आज के मानव का जो पूर्वज है वो बंदर था। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये इसका विकसित अवस्था है, आज का मानव। तो आज अब ये क्रम, एक बात और बता देते हैं, जैसे मान लो आप यात्रा कर रहे हो, कोई किसी दूरी तक किसी निश्चित जगह के लिए यात्रा करते हो और वहां इस तरह का निशान बना करके लिख दिया जाता है, जैसे प्रयाग, प्रयाग 245 के। मतलब क्या हुआ? अब ये रोड की बात किया जा रहा है, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये जो तीर का निशान लगा है, ये आपको संकेत दे रहा है कि आप इसी दिशा में यात्रा करते जाएंगे और इतना दूर चलेंगे तो प्रयाग में पहुंच जाएंगे। यानी आपके विकास, आपके गति के विकास को दिखाया, गति के विकास को दिखाया। कहीं कहीं पर टर्निंग होता है, कोई हॉस्पिटल, कोई रोड, कोई विशेष भवन होता है, तो ऐसे ऐसे निशान बनाकर लिख दिया जाता है कि हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल ऐसा लिख दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? इस रास्ते से आकर के घूम जाओगे तो पहुंच जाओगे हॉस्पिटल में। मतलब ये समझने के लिए होता है, बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग होता है। अगर आप अपने आसपास नजर डालोगे तो बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है आजकल के समय में। चलिए अगले तरफ चलते हैं। ये पदगति सूचक है, तो अगला चिन्ह आपका होगा त्रुटि पूरक चिन्ह।
त्रुटि पूरक चिन्ह कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान दीजिए, इसके लिए दो नाम और प्रचलित हैं। त्रुटि पूरक तो है ही है, लेकिन इसके लिए इसे दो अन्य नामों से भी जानते हैं। एक नाम आपका होता है हंस पद। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, हंस पद इसका नाम है। चाहे त्रुटि पूरक कहिए, चाहे हंस पद कहिए। एक और नाम है काक पद। क्या नाम है? काक पद। मैंने पहले ही कहा था ना कि इसे दो अन्य नामों से भी जानते हैं। एक है हंस पद और दूसरा है काक पद। अब इसके बारे में ही तो आपको जानकारी देना है कि ये कहाँ प्रयोग होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब लिखते समय कुछ छूट जाए या कोई गलती हो जाए, दोनों बातें हैं। छूट जाए तब या कोई गलती हो जाए तब, तो उसे सुधारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? ये तो पॉइंट बता दिया गया कि जब लिखते समय कुछ छूट जाए या कोई गलती हो जाए। लिखते समय अक्सर गलती हो ही जाती है। जब लिखते हैं तो कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है, सबसे होती है। गलती होना सामान्य बात है, मनुष्य से गलती होना सामान्य बात है, हो जाती है। लिखते समय जब कुछ छूट जाए अथवा कुछ गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसे सुधारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए यहां से। इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए, ये देखते जाइएगा, लाघव चिन्ह का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, हो रहा है। दिमाग में रखिएगा कि यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य है, वह घर से खाकर ही आएगा। चलिए, हमें कुछ और लिखना था, गलती हो गई, छूट गया लिखना। वह घर से खाकर ही आएगा। क्या खाकर आएगा? यहाँ ये चिन्ह बनाइए, ठीक है, और लिखिए खाना। आ गया समझ में? जहां का शब्द छूटा रहता है, जो शब्द छूटा रहता है, जिन दो शब्दों के बीच का शब्द छूटा रहता है, उन्हीं के बीच में
इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। और नीचे नहीं, उसके ऊपर, नीचे नहीं लिखते। अक्सर आप लोग प्रयोग करते होंगे, लेकिन आप चिन्ह बना करके नीचे लिख देते हो, याद करिएगा। तो नीचे नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, तब ये व्याकरण के हिसाब से सही होता है। ठीक है, आप लोग प्रयोग करते होंगे इस चिन्ह का। बाकी चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह को आप अवतरण चिन्ह कहते हैं या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अवतरण चिन्ह भी कह सकते हो और उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हो। सबसे पहले तो जान लीजिए, यह दो प्रकार से लगाया जाता है। या दो प्रकार से लगाया जाता है। अकेले में एक तरह से नहीं लगाया जाता है, दो तरह से लगाया जाता है। अब यहाँ पॉइंट बना देख लेते हैं। एकल उद्धरण चिन्ह क्या हो जाएगा? एकल, यहां से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा जगह मिलेगा हमको भी। एकल उद्धरण चिन्ह क्या होता है? एकल उद्धरण, एकल उद्धरण चिन्ह लिखते होंगे, किताबों में लगा हुआ दिखता है, जहाँ एक ही प्रयोग किया गया होता है, दो नहीं होता है, एक होता है। एकल उद्धरण चिन्ह जब किसी का कथन छोटा और महत्वपूर्ण, छोटा और महत्वपूर्ण होता है। जब किसी का कथन छोटा और महत्वपूर्ण होता है तो कथन के दोनों तरफ, कथन के दोनों तरफ एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया कि जब किसी का कथन छोटा और महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, छोटा और महत्वपूर्ण होता है, तो कथन के दोनों तरफ, यहां गलती हो गया है,
दोनों तरफ, कथन के दोनों तरफ एक एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ना, आप ये देख सकते हो, विद्वानों ने कहा, यह जीवन एक यात्रा है। इस जीवन के बारे में विद्वानों का कहना है, यह जीवन एक यात्रा है। ध्यान दीजिए, जीवन के बारे में कहना, और यह कथन क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे यात्री बस में बैठकर यात्रा करते हैं, और जब उनका स्टेशन आ जाता है उतर जाते हैं, ठीक इसी तरह से हम इस शरीर रूपी बस में यात्रा करते हैं, और जब हमारा स्टेशन आ जाता है शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। जैसे बस में से यात्री लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक उसी तरीके से शरीर रूपी बस में से हम भी उतर चले जाते हैं बाहर अपने गंतव्य स्थान तक। ये तो पहला था, और ये देखिए दूसरा कथन, दुहरा, इसका क्या नाम है, दुहरा उद्धरण चिन्ह। दुहरा उद्धरण चिन्ह कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बनता है दुहरा उद्धरण चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, जब किसी का कथन छोटा नहीं, बड़ा और महत्वपूर्ण होता है तो कथन के दोनों तरफ दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो क्या लिखा गया, जब किसी का कथन बड़ा होता है, यहाँ छोटा था तो एक लगाए। जब किसी का कथन बड़ा और महत्वपूर्ण होता है तो कथन के दोनों तरफ दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देख लो यहाँ पर इसका उदाहरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं
तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वीरों, आगे बढ़ो। ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वीरों, आगे बढ़ो, दिल्ली अब दूर नहीं है। आज यहीं तक, इसे अगले वीडियो में शेष विराम चिन्ह आपको बता दिए जाएंगे जी। धन्यवाद।